गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो हम लोग के नेचर ऑफ फ्रूट्स हैं उसमें प्रॉब्लम कैसे कैसे मिलते हैं। आज हम लोग बच्चों कुछ और प्रॉब्लम, एक दो प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग आएंगे कॉमन रूट्स में, जो हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और मेंस में भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉमन रूट्स पे, इसलिए हम लोग उसको आराम से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लास्ट क्लास से एक दो प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग के सामने जो प्रॉब्लम है बच्चों, वो प्रॉब्लम भी काफी अच्छा प्रॉब्लम है, जहां पर हम लोग को क्या चीज गिवन है, ध्यान से देखो। जैसे हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और दिया गया है कि इस जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट है x1 और x2, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए इस क्वेश्चन में, पहले हम ये सोचें। तो हम लोग के माइंड में ये आ सकता है कि अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो सर क्यों ना हम लोग पहले x1 x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ले और उसके बाद इसकी वैल्यू निकाल ले, जैसे हम लोग किसी जनरल क्वेश्चन में सोचते हैं। लेकिन बच्चों एक बात, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो हमेशा उसके बहुत सारे अप्रोच होते हैं, लेकिन कौन सा अप्रोच उसके लिए बेस्ट है, यही चीज हम लोग यहां पर देखना है। तो जब हम यहां पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मैं कहीं भी x1 और x2 की वैल्यू नहीं निकालने वाला, ठीक, पहली बात। दूसरी, जैसे अभी हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया जिसमें सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट डिस्कस किया, बेसिकली ये क्वेश्चन उसी बेस्ड है, जिसका मतलब कहीं ना कहीं हमें सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट यूज करना है यहां पर। तो सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कैसे यूज करेंगे ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान से देखो, अगर मैंने कहा कि x1 और x2 के रूट्स हैं तो हम लोग डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि भाई x1 स्क्वायर प्लस x1 माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि x2 स्क्वायर प्लस x2 माइनस 3 इक्वल टू 0 भी होगा, क्योंकि भाई x1 x2 रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। नाउ अब अगर हम लोग यहां पर ये देखिए कि अगर हम लोग को यहां पर ध्यान से देखो x1 क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर 4x2 स्क्वायर दिया है, तो सबसे पहले मेरे माइंड में आएगा कि भाई x1 क्यूब अगर दिया गया है तो किसी भी तरह से हम अगर x1 क्यूब को रिड्यूस कर सके, यानी उसके पावर को कम कर सके, तो हम लोग के लिए बहुत एडवांटेज होगा, है ना। तो अब हम लोग कैसे x1 क्यूब की वैल्यू को अदर टर्म में निकालेंगे, ये देखो, जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें कुछ मत करो, उसमें x1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया, x1 क्यूब प्लस x1 स्क्वायर माइनस 3x1 इक्वल टू 0 बन गया ना। ध्यान से देखो, x1 क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, माइनस x1 स्क्वायर प्लस 3x1 आ गया। अब ये वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे यहां पर, ठीक है। उसी तरीके से x2 स्क्वायर भी है हमारे पास, तो हम लोग चाहे तो x2 स्क्वायर को भी रिड्यूस कर सकते हैं। ध्यान से देखना, x2 स्क्वायर की जैसे हम लोग को क्या है, माइनस 4x2 स्क्वायर है, तो हम लोग यहां से अगर x2 स्क्वायर की वैल्यू निकाल ले तो माइनस x2 प्लस 3 हो गया। अब हम लोग चाहे तो ये x2 स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, ठीक है। और देखो चीजें कितनी सिंपल होंगी अगर हम लोग ये काम करते हैं यहां पर, ठीक है, ध्यान से देखना। अब हम लोगों ने क्या किया भाई, अब हम लोगों ने यहां पर x1 क्यूब और x2 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहां पुट कर दिया। तो x1 क्यूब की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस x1 स्क्वायर प्लस 3x1, ठीक है, और माइनस 4 टाइम्स ऑफ माइनस x2 प्लस 3 प्लस 19, सही है, कोई दिक्कत नहीं भाई यहां पर। अब इसके बाद देखो ध्यान से, फर्दर मुझे क्या दिख रहा है भाई, x1 स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं इसको फिर से रिड्यूस कर सकता हूं, ठीक है, अपने इक्वेशन के थ्रू। तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग चाहें तो यहां पर हमारे पास जो रिलेशन है, ध्यान से देखो, ये रिलेशन है ना हमारे पास ये जो रिलेशन है बच्चों, यहां ध्यान से देखो, अगर हम चाहे तो क्या हम x1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से बिल्कुल आराम से। तो क्या होगा, देखो ध्यान से, x1 स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो x1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस x1 प्लस 3 होगा ना, ठीक है। अब ये वैल्यू को हम लोग चाहे तो यहां पुट कर सकते हैं वापस। तो देखो x1 स्क्वायर की जगह हमने रख दिया माइनस ऑफ x1 प्लस 3, ठीक है, प्लस 3x1 प्लस 4x2, ठीक है। ध्यान से देखना चीजें कितनी सिंपल होंगी, और माइनस 12 प्लस 19, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो ये बन गया क्या हम लोग का, प्लस x1 माइनस 3 प्लस 3x1 प्लस 4x2 माइनस 12, ये हो जाएगा हम लोग का प्लस 7,
और ध्यान से देखो तो ये दोनों अगर ऐड हो गए तो 4x1 प्लस 4x2 आ गया, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग जो चीजें हैं वो हो गई हम लोग की 4। अब इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ध्यान से देखो 4 जैसे ही मैं कॉमन लूंगा यहां से तो बन जाएगा x1 प्लस x2। x1 प्लस x2 क्या रिप्रेजेंट करता है? सम ऑफ रूट्स को बच्चों करता है रिप्रेजेंट। इसका मतलब अगर मैं यहां पर सम ऑफ रूट की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा सम ऑफ रूट? -1। तो सम ऑफ रूट अगर -1 यहां पुट कर दिया तो ध्यान से देखो ये बन जाएगा हम लोग का 0। यानी कि घुमा फिरा के जो हमें आंसर मिल रहा है उसमें हमें जो चीजें दिखी वो यही दिखा कि हम अगर कभी भी जैसे ये हाई पावर आपको दिया हुआ है x1 क्यू या x1 की पावर 5 दिया हुआ है, आप इसको वैल्यू नहीं पुट करो, आप इसका डिग्री रिड्यूस करो, मतलब इसकी पावर को कम करते जाओ। कम कैसे करना होता है? कम करते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने अभी बताया कि x1 स्क्वायर हम लोग का जो है -x1 प्लस 3 बनेगा। इसी से मैंने इसकी डिग्री रिड्यूस की है। यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसका बेसिकली यूज हम लोग करते हैं वहां पर क्या करने के लिए? उसके डिग्री को रिड्यूस करने के लिए। और डिग्री जब रिड्यूस करते जाओगे तो आपको एक सिंपल सा रिलेशन मिलेगा जहां पर आराम से आप वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से एक अनदर कॉन्सेप्ट हमें सिखा रहा है जो प्रॉब्लम है उसको अप्रोच करने का। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, आप कितने भी पावर अगर दिए जाए आप उसके लिए यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहां पर 3 की बात कर रहा हूं, 2 की बात कर रहा हूं, अगर यहां 5 होता या 4 होता तब भी आप यूज कर सकते हो। यानी आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हम एनी टाइम गिवन एक्सप्रेशंस के जो पावर्स हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम चाहें तो हम इस इक्वेशन का यूज करके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको याद रखना, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना अच्छे से, क्योंकि आगे प्रॉब्लम्स जो है बहुत से अच्छे प्रॉब्लम में ये चीजें यूज होती हैं और प्रॉब्लम एकदम सिंपल फॉर्म में बन जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग आ रहे हैं एक अनदर क्वेश्चन में बच्चों। यहां पर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में क्या क्या देखा था? क्वाड्रेटिक में भाई हमने देखा सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट देखा। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास रूट्स होते हैं तो इक्वेशन कैसे कंपोज करते हैं ये भी बताया था। तो ये क्वेश्चन बच्चों उसी पे बेस्ड है कि अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक मान लीजिए हमारे पास है या हमारे पास रूट्स हैं और मुझे क्वाड्रेटिक कंपोज करना है या एक नया क्वाड्रेटिक बनाना है तो उसके लिए हम लोग को क्या चीजें करनी है, तो उस पे बेस्ड मैंने ये क्वेश्चन को लिया है। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से। यहां पर दिया कि कोई एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ध्यान से देखो x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 और उसके 2 रूट्स हैं अल्फा बीटा, यानी इसके रूट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों? अल्फा बीटा है, ठीक है। नाउ अब कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट टेक्स अल्फा क्यू प्लस एंड बीटा क्यू एज इट्स रूट्स। यानी कि हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसके रूट अल्फा क्यू बीटा क्यू है। तो आपको अगर थोड़ा सा याद होगा पीछे की चीजें तो याद करो, इफ अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब आर रूट्स देन क्वाड्रेटिक जो बनता है ना बच्चों यहां पर क्वाड्रेटिक, देन क्वाड्रेटिक विल बी, वो क्या होता है ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, याद करो सम ऑफ रूट्स। तो यहां पर रूट्स क्या है? अल्फा क्यू और बीटा क्यू। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, ठीक है। क्लियर है बच्चे? अब करना क्या है आपको, ये आंसर नहीं है, पहले मैं तो बता दूं ये आंसर नहीं है। आंसर अल्फा बीटा के टर्म में होना ही नहीं है। आंसर जो होगा वो पी और क्यू में होगा। इसका मतलब आपके पास जो इक्वेशन है वहां से अगर हम चाहें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं ना। ये वैल्यू को यहां यूज करके एक क्वाड्रेटिक बनाओ जिसमें पी और क्यू हो, ना कि अल्फा बीटा। इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपको एक इक्वेशन बनाने दिया जाए जिसके रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो ये बात आप खुद से समझो कि भाई वहां पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को एलिमिनेट भी करना है। ऐसा नहीं कि आप उसको अल्फा और बीटा के टर्म में लिख के छोड़ देना, वरना ये बच्चों गलत हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट वर्क क्या है ना कि हम लोग यहां पर अब क्या करने वाले पता है? हम लोग यहां पर इसको अल्फा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लिखने वाले। ध्यान से देखो, थोड़ी सी आइडेंटिटी यूज करो यहां पर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की, तो आपको याद आ जाएगा हम लोग की जो आइडेंटिटी होती है वहां पर हम लोग आइडेंटिटी यहां पर यूज कर सकते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब प्लस 3, ठीक है, अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा।
ठीक है, हम लोग यहां पर चाहे तो ये वाली आइडेंटिटी जो है यूज करते हैं, सॉरी यहां पर माइनस होगा, माइनस 3 अल्फा, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी आपको याद होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू वाली, वो बस यूज किया मैंने यहां पर और ये चीज फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। अब अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, ये तो बहुत सिंपल है बच्चों, यहां तो आप देख के बता दो कि सर ये तो क्यू का क्यूब बन रहा है। अब क्या करना है भाई, हम लोग को अल्फा प्लस बीटा निकाले है ना, पी है, पी पुट कर दो, पी क्यू माइनस 3q इंटू पी इंटू एक्स, यहां एक्स छूट गया, एक्स लिख लेना, q इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ गया, जो क्वाड्रेटिक के रूट्स हम लोग को मिले हैं अल्फा क्यू और बीटा। तो ये है हम लोग का फाइनल आंसर। कहीं भी हमें अल्फा बीटा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कभी भी कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कंपोज कर रहे हो, ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 से, तो इस बात को ध्यान रखना कि वहां पर आंसर अल्फा बीटा में नहीं बल्कि अल्फा बीटा को एलिमिनेट करके लिखना होता है, इसलिए यहां पर मैंने एलिमिनेशन किया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बस एक ही चीज आपको समझना है कि अगर कोई नया इक्वेशन बना रहे अल्फा क्यू बीटा क्यू से, तो आपको बस एक काम करना है कि अल्फा और बीटा को एलिमिनेट भी करना है यहां, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया कंप्लीट, बहुत ही सिंपल सा था, हम लोग के सामने बहुत ही आराम से इस चीज को सॉल्व कर लिया गया। नेक्स्ट जो पार्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है, इसमें थोड़ा सा एडवांस का कॉन्सेप्ट हम लोग को सोचना पड़ जाता है कि यहां पर जैसे हम लोगों ने कहा कि एक नया इक्वेशन जो भी बना, ध्यान समझो, जो भी नया इक्वेशन बना, ये हमारे पास क्या है, न्यू इक्वेशन है ना, न्यू इक्वेशन है। अब ये न्यू इक्वेशन जो भी बना, वो मैंने कहा वो आपका अभी भी यही है। इसका क्या सेंस है बच्चों? इसका मतलब ये है कि जो भी मैं न्यू इक्वेशन बना रहा हूं वो बिल्कुल आइडेंटिकल है इसके साथ, ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल है इसके साथ। तो अगर ऐसा है केस तो हमें बताना है फाइंड ऑल पॉसिबल हमारा पेयर्स p, q, यानी कि p, q की ऐसी कितनी पॉसिबल पेयर्स होंगे जिसके लिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या होगा, आइडेंटिकल हो जाए। तो बच्चों यहां पर भी अगर हम इस चीज को सोचे कि सर अब हम p और q का पेयर कैसे निकालें, तो जब मैं ये बात कर रहा हूं कि दो इक्वेशन आइडेंटिकल है, तो आपके माइंड में क्या चीजें आती है? हमारे माइंड में आता है कि भाई जब दो इक्वेशन आइडेंटिकल है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपस में सेम होना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट आपस में सेम होना चाहिए, ठीक है, और कांस्टेंट भी सेम होना चाहिए, तभी तो दो इक्वेशन आइडेंटिकल होंगे भाई। इसका मतलब जब मैंने इसे और इसे आइडेंटिकल कह दिया तो इसका मतलब ये क्लियरिटी आ गई कि नहीं भाई यहां पर ना दोनों इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट सभी का सभी क्या होगा, बराबर होगा, तभी जाकर ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे, आइडेंटिकल। तो अब हम लोग का क्वेश्चन में जो नया पार्ट है, सेकंड पार्ट, जब हम उसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग को बस क्या ध्यान रखना है कि ये दोनों इक्वेशन को आपस में सेम कर देना है और उसके बाद हम लोग यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो भाई हमारे पास इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन था हमारे पास। और सेकेंड इक्वेशन हम लोगों ने जो निकाला था वो कुछ ये आया था, एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस 3pq प्लस क्यू का होल क्यू इक्वल टू 0। आई थिंक यही हम लोग का इक्वेशन है, मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक कर ले रहा हूं। हाँ, ये हम लोग का इक्वेशन है। अब मैंने कहा कि दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है भाई। अब आइडेंटिकल का सेंस जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट बराबर होंगे, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम दिख रहा है भाई, तो एक्स का कोफिशिएंट भी आप बराबर कर दो यहां पर, और उसी तरह से कांस्टेंट को भी आपस में बराबर कर दो, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इफ 1 and 2 आर आइडेंटिकल देन हम लोग दोनों के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे तो माइनस पी इक्वल टू माइनस पी क्यू माइनस 3pq आ जाएगा, ठीक है। एक ये चीज आएगी। दूसरी चीज ये आ गई हमारे पास कि भाई ये दोनों भी तो बराबर होंगे, यानी q का होल क्यू इक्वल टू q हो जाएगा। तो अब यहां से दोनों को सॉल्व करना है और हमें p और q की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, इसको इधर ले आते हैं, तो क्यू क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0
Q बाहर आ जाएगा तो Q स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0। तो Q की जो वैल्यूज आ रही है 0, -1 और 1 आ रही है, तीन वैल्यूज आ रही है। अब ये तीन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग P क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। तो अब बस करना क्या है ना कि आपको यहां पर चीजें पुटअप करते जानी है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग यहां पर लेंगे कि इफ Q की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो Q अगर -1 यहां पुट कर दे तो क्या आएगा भाई, देख लो जरा। -1 हम यहां पुट कर रहे हैं तो -PQ प्लस, और ये Q हम -1 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का टोटल -1, तो -3P, ठीक है। ओवरऑल -3P आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो सबको एक साथ रख लेते हैं। तो ये बन जाएगा PQ, ठीक है, और ये इधर चला जाएगा हम लोग का, तो ये बन जाएगा प्लस 2P इक्वल टू 0। अब यहां से देखो P की जो वैल्यू आएगी, तो बच्चों ये चीज तो 0 नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखो पी स्क्वायर प्लस 2 है, पी स्क्वायर खुद एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये 0 कभी नहीं होगा। तो यहां से क्या वैल्यू आई भाई, 0। तो इसका मतलब एक पेयर क्या निकल गया हम लोग को, यहां पर मैं यहां साइड में लिखते जा रहा हूं पेयर कौन कौन सा मिला। Q हम लोग को जब -1 रखा गया तो P की वैल्यू आ गई 0, इसका मतलब एक पेयर हो गया हम लोग का P0Q -1, ठीक है, ये पहला पेयर हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग Q को 0 रख दे तो क्या आएगा भाई, देख लेते हैं। Q के 0 रख दो तो यहां पर -P इक्वल टू -PQ आ जाएगा। फिर से ये चीज हम सॉल्व करेंगे तो PQ -P इक्वल टू 0, सॉरी -P इक्वल टू 0, तो P यहां से भी कॉमन लोगे तो P स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो यहां से फैक्टराइज करेंगे ना तो P की तीन वैल्यू आएगी, -1, 0 और 1 आएगी। यानी कि अगर हम लोग यहां पर Q की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो P की वैल्यू क्या क्या मिल रही है भाई, देखते जाओ। यहां पर -1 P की वैल्यू 0, P की वैल्यू 1, ठीक है। ये तीन दूसरी पॉसिबिलिटीज हो गई। उसी तरीके से अब मैं इसको यहां पर सॉल्व कर दे रहा हूं। अगर यहां पर Q को 1 रख दिया हमने, ठीक है, तो Q1 रखने से क्या आ जाएगा, -P इक्वल टू -PQ प्लस 3P, ठीक है। अब यहां पर चीजों को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सारे टर्म इधर आ जाएंगे, तो PQ -4P इक्वल टू 0। तो यहां से भी अगर P कॉमन लोगे तो P स्क्वायर -4 होगा जो 0 के बराबर होगा। तो P और P -2, P प्लस 2 इक्वल टू 0। तो P की पॉसिबल क्या आ रही है, -2 आ रही है, 0 आ रही है और 2 आ रही है। तो इसका मतलब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बन गई कि अगर हमने Q की वैल्यू 1 रखा तो P हम लोग को क्या मिल सकता है भाई, P की वैल्यू 0 आ सकती है, P की वैल्यू -2 आ सकती है, P की वैल्यू 2 आ सकती है, ठीक है। तो ये थर्ड पॉसिबिलिटी। तो कितने पेयर हमें मिल सकते हैं भाई, ध्यान से देखो। एक पेयर यहां से आया, दूसरा यहां से कितने पेयर आएंगे, 3 पेयर आएंगे, क्योंकि P की वैल्यू -1 तो Q 0, P की वैल्यू 0 तो Q की वैल्यू 0, और यहां से P1 तो Q 0। तो यानी कि यहां से 3 पॉसिबल पेयर आ गए। अगर यहां की बात करें तो यहां से भी 3 पॉसिबल पेयर होगा, क्योंकि P की वैल्यू 0 तो Q1, P -2 तो Q1, P2 और Q1, तो यहां से भी 3 पॉसिबल पेयर है। इसका मतलब टोटल हमें 7 पॉसिबल पेयर्स मिल सकते हैं P, Q के। तो देखा आपने कितना अच्छा ये प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग को बाकी और कुछ कॉन्सेप्ट भी यूज करना पड़ा, जैसे पेयरिंग वाला, कि अगर मान लीजिए दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो कितने पॉसिबल पेयर बनते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को भी हमने यहां पर सॉल्व किया, और हम लोग का ऑब्जेक्टिव जो था वो हम लोग को निकालना था कि कितने पॉसिबल पेयर्स हैं। तो हम लोग के टोटल यहां पर 7 पॉसिबल पेयर्स मिले। तो ऐसे क्वेश्चन को जितना आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों, जितने टाइप की प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आता है। और ये एक सबसे अच्छी बात है कि ये आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी सिखाता है कि हाँ भाई इस टाइप की प्रॉब्लम को इस तरह से अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी काफी अच्छा है, आप लोग इसको एक बार फिर से देखना, ठीक है। बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है कि हम लोगों ने यहां पर दो इक्वेशंस को आइडेंटिकल बनाया, ठीक है, इन दोनों को आइडेंटिकल बनाया, और आइडेंटिकल बनाने के लिए कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को बराबर किया है यहां पर, ठीक है, और उसके बाद P और Q की पॉसिबल पेयर्स फाइंड आउट किए, ठीक है। तो क्वेश्चन को इसी तरह से हम लोग को अप्रोच करना है जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट
बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, जो हम लोगों ने देखा है कि भाई कॉमन आपको क्वेश्चन मिलेगा कि जैसे मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक क्वाड्रेटिक लिखने दिया गया, और जब वो क्वाड्रेटिक लिखते हैं तो जैसे एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन को मिस्टेक कर देते हैं तो उनका रूट कुछ और आता है, और अगर वहां पर वो एक्स के क्वेश्चन को मिस्टेक कर देते हैं तो उनका रूट कुछ और आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत कॉमन क्वेश्चन आप देखे होंगे, आप RS में मिल जाएगा, आर्टिसनों में। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा कि जो जो बच्चे भाई सॉल्व कर लिए वो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि सॉल्व कैसे होगा। तो ये एज ए होमवर्क है, और ये ध्यान रखना कि नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, तब तक आप लोग एक बार खुद से जो ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, आज हम लोग इस नेचर ऑफ रूट को कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं, हम लोग यहां पर जो भी लेक्चर बच्चों बना रहे हैं उसमें हम लोगों ने दो चीजें रखी हुई है। एक जो हम लोग का जो लेक्चर चल रहा है वो तो एक मेंस के अकॉर्डिंग चल रहा है कि चलो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो रहा है। हम लोग हर एक लेक्चर में कुछ पार्ट एडवांस के भी जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स में मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे जो डिस्कस किए हैं जो थोड़े से एडवांस लेवल के, आपने देखा ही होगा, उसको तो आपको करना ही प्रैक्टिस। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक लेक्चर में कुछ एडवांस लेक्चर भी ऐड करें, जैसे मैं टॉपिक बताते जाऊंगा, जैसे नेचर ऑफ रूट्स था, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स में एक दो लेक्चर और मैं ऐड करूंगा जो मैं एडवांस पर्पस के लिए रखा हूं, सिर्फ जो बच्चे एडवांस के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं एडवांस के लिए, उनके लिए खासकर ये लेक्चर होगा। तो आने वाले लेक्चर में जो होगा वो कुछ क्वेश्चंस होंगे एडवांस लेवल के होंगे, और इसमें हम लोग का पर्पस होगा बच्चों की जो एडवांस के कुछ प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट वाले, और साथ ही साथ मैं कुछ और भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन खुद से डिस्कस करूंगा जो एडवांस में हम लोग का प्योरली यूज हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो टॉपिक है, हर टॉपिक से जुड़ा हुआ एक एडवांस लेक्चर भी हम लोग का होगा, जहां पर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रूट्स में। बच्चों कॉमन रूट्स भी क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा था भाई कि कॉमन रूट क्या होता है। तो हम लोग को, मुझे याद आ रहा है कि हाँ भाई कॉमन रूट की जब भी बात हो रही है तो दो क्वाड्रेटिक में अगर रूट सेम हो जाए तो हम उसको कॉमन रूट कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक इसका कॉन्सेप्ट है ना, कि दो क्वाड्रेटिक है, दो क्वाड्रेटिक में अगर रूट सेम आ जाए तो उसको कॉमन रूट कहते हैं। तो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर उसी चीज को डिस्कस करने वाले कॉमन रूट्स को। तो कॉमन रूट्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है और क्या क्या चीजें हमें यहाँ देखने मिलेंगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर जो यूज करने वाले हैं कि भाई अगर कोई भी दो क्वाड्रेटिक मैं लिख रहा हूं, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, सबसे पहले इस बात को समझो। तो मैं उसके लिए पहले एक आपको चीजें और समझा दे रहा हूं पहले कॉमन रूट्स में, कि कभी भी अगर हम यहां पर कॉमन रूट्स की बात करते हैं फॉर टू क्वाड्रेटिक, ठीक है, कॉमन रूट्स फॉर टू क्वाड्रेटिक, ठीक है, फॉर टू क्वाड्रेटिक्स। तो इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है तो मैं आपको बताते जा रहा हूं, ध्यान से देखते जाना बच्चों। इसमें यहां पर हमें दो टाइप की पॉसिबिलिटीज मिल सकती है, ठीक है। एक कौन सी पॉसिबिलिटीज मिलेगी वो बता रहा हूं। एक पॉसिबिलिटीज मिलेगी कि जब आप दो क्वाड्रेटिक को ऑब्जर्व करो तो उनके बीच सिर्फ एक ही कॉमन रूट, ओनली हैविंग वन कॉमन रूट, ठीक है। मतलब दो ऐसा क्वाड्रेटिक मैं लिख रहा हूं जिनके बीच एक ही क्वाड्रेटिक कॉमन रूट है। जैसे एग्जांपल भी मैं बता रहा हूं आपको, जैसे देखना यहां पर, जैसे यहां पर एग्जांपल की बात कर रहा हूं, जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है, -3x + 2 = 0, ये क्वाड्रेटिक है और इसका रूट क्या है भाई, यहां पर 1 और 2 है। दूसरा क्वाड्रेटिक मैं जो लिख रहा हूं यहां पर हो जा रहा है और ये जो हम लोग का क्वाड्रेटिक है इसका रूट है 1 और 4। तो यहां पर आप देख रहे हो कि 1 जो है दोनों के लिए क्या है, कॉमन रूट का काम कर रहा है, दोनों के लिए सेम हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल हो गया हम लोग का, एक ऐसा क्वाड्रेटिक जिसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन रूट मिल रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटीज है। दूसरी पॉसिबिलिटीज की अगर हम बात करें तो बच्चों यहां पर जो सेकंड पॉसिबिलिटीज की हम बात करें वो हो रहा है बोथ कॉमन रूट्स, बोथ कॉमन रूट्स, यानी कि अगर दोनों कॉमन रूट्स आ जाए किसी क्वाड्रेटिक में तो वहां पर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटीज है। और यहां पर भी एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, x²
माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट क्या है 2 और 4। 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24। जब इसको सॉल्व करोगे ना तभी इसके रूट्स क्या है 2 और 4। एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये दोनों इक्वेशन में कोई डिफरेंस होता नहीं है, सिर्फ एल्जेब्रिकली लिखने का डिफरेंस है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इसी को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। तो क्वालिटी ऐसे जो भी मिलते हैं ना बच्चों, वो कुछ खास नहीं होते, वो बिल्कुल ऐसे ही होते कि होते सेमी है, बस कांस्टेंट का जो है ना उनके बीच का डिफरेंस दिख जाता है बस, कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके एक नया क्वालिटी बना दिया गया। ये बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप याद करो क्लास 10th में हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे, तो आपको वहां पर दो ऐसे लीनियर इक्वेशंस मिल रहे थे जहां पर दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होते थे, कॉन्साइड करते हुए लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स मिलते थे। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जब कॉन्साइड करते हुए दिखते थे तो वहां पर हम लोग को क्या चीजें डिफरेंस मिलती थी, वहां भी बिल्कुल ऐसा ही था कि एक लीनियर इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूं, उसमें कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके एक अनदर लीनियर इक्वेशन लिख दिया। तो ये जो हम लोग को मिलता था ना वो हम लोग का क्या मिलता था, अनदर लीनियर इक्वेशन, लेकिन वो पहले के साथ मर्ज करता हुआ। बिल्कुल वही चीज यहां भी है बच्चों की, दोनों क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर सेम हो जाए आप अलग कैसे लिखोगे, अलग कैसे लिखोगे? तो लिखने का बस एक ही तरीका है, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अलग कर। ठीक है, सिंपल। तो ये दो पॉसिबिलिटी है बच्चों जो हम लोग को यहां पर डिस्कस करनी है। ठीक है, एक कॉमन रूट होगा तो क्या कंडीशन आने वाली है, दोनों कॉमन रूट है तो क्या कंडीशन आएगी, ये दोनों चीज को हम यहां डिस्कस करेंगे एकदम बिल्कुल अच्छा आराम से, और आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा चीज है, आराम से समझ में आ जाएगी। तो अब हम लोग यहां पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि दोनों क्वाड्रेटिक में अगर एक ही कॉमन रूट आता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। तो बच्चों अगर दो क्वाड्रेटिक मैं ले रहा हूं a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इक्वल टू 0, तो दोनों में अगर एक कॉमन रूट है तो बच्चों ये कॉमन आपको कंडीशन आती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर ये कंडीशन आपने लिख कैसे दिया। नो डाउट डेफिनेटली आपके माइंड में क्वेश्चन आया, क्योंकि क्लास 10 में कॉमन रूट पढ़ा भी होगा, तो ये कंडीशन कैसे आती है बहुत कम बच्चे जान पाते हैं, इसलिए मैं इसको यहां पर स्पेशली सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे आने वाला। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, ऐसा कोई भी डिफिकल्टी नहीं है कि आप नहीं समझ पाओगे। जैसे मैंने कहा कि भाई ये दोनों क्वाड्रेटिक के एक रूट कॉमन है। ठीक है, तो मान लेते कि अल्फा वो कॉमन रूट है। अगर अल्फा इसका भी रूट है और अल्फा इसका भी रूट मान लो, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? सिंपल सी बात है ना भाई, कोई भी रूट अगर है किसी इक्वेशन का तो उसको सेटिस्फाई तो करेगा ही। तो अगर अल्फा इसका रूट है और अल्फा इसका भी रूट है तो क्या हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। अगर अल्फा इसका भी रूट है तो क्या हम ये भी तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखो क्या चीजें हैं कि भाई अल्फा दोनों का रूट है, सेटिस्फाई किया। अब मैंने अगर आपसे कहा कि भाई मुझे a1 b1 c1 a2 b2 और c2 में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है ना, आप क्या करोगे? तो हमारे माइंड में क्या आएगा ना कि मैं सोचूंगा कि क्यों ना मैं यहां पर किसी तरह से अगर अल्फा को एलिमिनेट कर दूं, अल्फा को, तो यहां पर पॉसिबल है कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के बीच एक रिलेशन आएगा, वही रिलेशन हम लोग का ये। ठीक है, अब मैं इस चीज को कैसे करूंगा ध्यान से देखना। तो मेरे माइंड में क्या सेट रहा ना कि मैंने ये सोचा कि अगर मुझे अल्फा एलिमिनेट करना है तो मैं इस चीज को इस तरह से सोचता हूं कि मैं अल्फा स्क्वायर को x की तरह सोचूंगा, ठीक है, और अल्फा को y की तरह सोचूंगा। इसी तरह से यहां भी इसको x की तरह सोचूंगा, इसको y की तरह सोचूंगा। इससे एडवांटेज क्या होगा मैं आपको बता दूं। क्या होगा ना कि जब आप इसको इस तरह से लिखोगे तो आपके माइंड में कि अरे सर ये आपने जैसे ही माना ये तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स बन गया और ये भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स बन गया, तो आप तो यहां पर दोनों को सॉल्व करने वाले हो। बिल्कुल सही बच्चों, कि मैं यहां पर इसको लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की तरह ही सॉल्व करने वाला हूं, इसलिए इसको x और इसको y की तरह ट्रीट करने वाला हूं, उसको मान के सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, अब करते क्या है, जब मैं इसको x और y की तरह मान रहा हूं, ठीक है, तो अब आपको अगर मैंने कहा कि x निकालना भाई, तो क्या करोगे आप y को एलिमिनेट करोगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स में ही किया था। तो यहां पर y की तरह किसको माना है, अल्फा को माना। तो अब करना क्या है कि अल्फा के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। यहां पे b1 है, यहां b2 है ना, इसको b2 से मल्टीप्लाई किया, इसको b1 से मल्टीप्लाई किया, और जैसे b2 और b1 से मल्टीप्लाई करके दोनों को घटाया तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, a1 b2 आया, उसी तरह से माइनस a2 b1 आ गया। ध्यान से देखो, अच्छा ध्यान रखना ये अल्फा स्क्वायर के साथ आ रहा है, अल्फा तो हट गया ना, क्योंकि जैसे घटाएंगे तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट, और ये क्या हो गया, प्लस c1 b2 माइनस c2 b1 इक्वल टू 0।
यहां से अगर मैंने कहा कि अल्फा स्क्वायर क्या होगा तो क्या होगा भाई, यहां से देखो जरा, C2B1 माइनस C1B2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 होगा क्या भाई। देखो अल्फा स्क्वायर आ गया ना, कितना सिंपल हो गया अगर चीजों को मैंने लीनियर इक्वेशन की तरह ट्रीट किया तो। इसी तरीके से आपको भी सोचना चाहिए कि जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है उसको हम एक्स और वाई की तरह ट्रीट करके सॉल्व कर पाए। अल्फा स्क्वायर आ गया, नेक्स्ट क्या काम क्या करना है भाई, नेक्स्ट काम क्या करना है कि जिस तरह से मैंने अल्फा स्क्वायर निकाला है आपको निकालना है अल्फा की वैल्यू। सेम इक्वेशन को मैंने फिर लिखा है भाई, ध्यान से देखना, कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं मैं। अब मैंने अगर आपसे कहा कि हमें अल्फा निकालना है तो अल्फा स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बराबर करोगे तो यहां पर A2 से और यहां पर A1 से मल्टीप्लाई करोगे और घटाओगे, तो जैसे घटाओगे तो ये कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया B1 A2 माइनस A2 सॉरी B2 A1, ठीक है, इंटू अल्फा। और ये इधर क्या हो जाएगा देखो ध्यान से जरा, यहां पर क्या नहीं वाला है भाई, यहां पर C2A1 माइनस A2C1 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, C2A1 माइनस A2C1 अपॉन B1A2 माइनस B2A1, ठीक है, आ गया ये। अब आपको जैसे मैंने कहा कि भाई ये क्या दे रहा है, ये तो हमें अल्फा की और स्क्वायर की वैल्यू दे रही है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है बच्चों यहाँ पे कंडीशन। और इसके लिए मैंने क्या किया कि भाई मैंने सोचा कि अगर मुझे A1 B1 C1 A2 B2 C2 में कंडीशन निकालना है तो क्यों ना मैंने जैसे पहले कहा अल्फा क्या करना है एलिमिनेट, तो ये अल्फा की वैल्यू जब निकाल के यहां पुट कर दूं मैं, ठीक है, इस अल्फा की वैल्यू निकाल के अगर मैं यहां पुट कर देता हूं तो अल्फा क्या होगा एलिमिनेट हो जाएगा और A1 B1 C1 A2 B2 C2 के बीच रिलेशन आ जाएगा। तो अल्फा की जो वैल्यू निकाला मैं इसको यहां पर पुट करूंगा, तो ध्यान से देखना जो भी अल्फा की वैल्यू आई है C2A1 माइनस C1 A2 अपॉन B1 A2 माइनस B2 A1 का होल स्क्वायर इक्वल टू C2B1 माइनस C1 B2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो बच्चों यही वो रिक्वायर्ड कंडीशन है जो हमें चाहिए था एक रूट के लिए, ठीक है, कि जब दो क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन होगा यही वो कंडीशन चाहिए था। बस करना क्या है, इसको इस फॉर्मेट में लिख देना सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो आप जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज ये बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, कॉमन रूट की कंडीशन मिल जाती है। देखो एग्जाम में तो अगर हम बात करें तो एग्जाम में इतना तो आप नहीं करोगे, ठीक है, आपको तो याद ही रखना पड़ेगा ये चीज, चाहे किसी भी तरह से याद रखो, क्योंकि एग्जाम में इतना करोगे तो आपको तो 5 मिनट में सिर्फ आपको उसका क्या आएगा, प्रूफ आएगा। तो आप डेरिवेशन करके फिर सॉल्व करोगे तो आपको एक क्वेश्चन में कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। तो बेटर है कि आप इस फॉर्मूला को याद रखो कि अगर किसी भी दो क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन होगा तो इसकी कंडीशन ये आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहां पे प्रूफ करते हैं। और आज जो मैंने चीजें आप लोग को बताई कि भाई कॉमन रूट कैसे निकालते हैं, ये चीज हमने डिस्कस किया। अब हम लोग का मेन पर्पस होगा कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दो क्वाड्रेटिक जो है उसके मतलब सॉरी दो क्वाड्रेटिक में दो कॉमन रूट जो होंगे उसकी कंडीशन क्या होगी ये बता दूंगा, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ और अच्छे प्रॉब्लम भी यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि कुछ अच्छे प्रॉब्लम भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, और जो भी चीजें मैं यहाँ पर डीपीपी में दे रहा हूँ उसको प्रॉपर सॉल्व करना है आपको, एकदम प्रॉपर सीरियस होके, क्योंकि बच्चों सिलेबस अगर टाइमली फिनिश होगा तो समझ लो कि आधा हेडेक हम लोग का ऐसे ही नहीं होता है, क्योंकि हम लोग चीजें पढ़ लेते हैं तो सिर्फ लास्ट में एग्जाम के समय सिर्फ रिविजन करना होता है। तो इसलिए आप लोग इन सब डीपीपी को प्रॉपर वे से बनाओगे, टाइमली बनाओगे, एकदम मतलब एनर्जेटिक होकर बनाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम चीज को कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे।